हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी फिजिकल, मेंटल और आपकी एकेडमिक तीनों लेवल अप हो रहे होंगे। ठीक है, तो एज बीइंग अ ह्यूमन ये चीज़ होनी ज़रूरी है और आज हम वही पढ़ने वाले हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो एज बीइंग अ ह्यूमन, एवरी ह्यूमन वांट थ्री थिंग्स इन देयर लाइफ। व्हाट आर दोज थ्री थिंग्स? दैट अ पर्सन शुड बी व्हाट? मेंटली फिट, physically fit and academic well. Okay, these are the things which every human beings want with money. Okay, ठीक है, so these are the three things that every human being want to live a good life ahead. But to earn money you have to earn, or you have to be mentally, physically fit, be academically well off, right? And then you can earn money according to that, right? So इसीलिए what you have to do right now, you have to take care of yourself both mentally and physically so that you can grow academically and you can grow money for that, right? तो आज हम वही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस पढ़ेंगे इसी रिगार्डिंग, जो मैं हमेशा आपको लेक्चर्स के आगे बताती हूँ कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लगा कि भाई ह्यूमन राइट तो ज़रूरी है, क्योंकि हम गवर्न किसको कर रहे हैं? ह्यूमंस को ही गवर्न कर रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स यहाँ पे ज़रूरी है। तो इसलिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यहाँ पे बन गया कि भाई ऐसा ना हो कि हमारी जनता को कोई उल्लंघन कर दे, उनके साथ बुरा कर दे, उनके ह्यूमन राइट्स छीन ले। तो इसलिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ पे बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हम यही पढ़ेंगे। जस्ट वेट अ सेकेंड, इट इज़ लेक्चर नंबर 55, राइट? ओके, चलो ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे 3 इनिशिएटिव क्या है, यहाँ पे 70 to 80 लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे, जो बहुत ही बेसिक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का बहुत बेसिक है। ठीक है, ये बेसिक अगर आप पढ़ोगे जब जाके आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होंगे। पॉलिटी फोटो सीरीज चल रही है, एक भी क्वेश्चन वहाँ पे मत छोड़ना, बहुत आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसलिए इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि आपके जो आने वाले 2025 प्रीलिम्स हैं उसमें उन टॉपिक्स के आने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, थर्डली हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही 1000+ सब्सक्राइबर्स होते हैं, व्हाट वी विल डू, वी विल बी अपलोडिंग प्रीलिम्स एंड मेन सीरीज फॉर यू गाइस टू सी। एंड उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों अपलोड होगी, और मेंस में से किस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिक्स आपको सिखाएंगे। ठीक है, किस तरीके से मेन्स की भी आंसर राइटिंग करने वो भी हम करवाएंगे, क्योंकि मेरे पास क्वेरी आई है बच्चों की कि मैम मेन्स आंसर राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो करवाओ, तो हम वो करवाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई मिलके करते हैं काम। चलो अंताक्षरी खेलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 एस्टेब्लिश्ड NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, मतलब ये एक्ट से बना है। एनहेंसिंग द फाइन वर्क, ठीक है, कौन सा एक्ट है ये, कहाँ से लेता है पावर ये? नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से ये पावर लेता है। एक्ट से बना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। एनहेंसिंग द फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन इंडिया। ठीक है, ह्यूमन राइट्स इश्यूज, आजकल इंडिया में ह्यूमन राइट्स वैसे देखता ही कौन है, ठीक है, लेकिन जितना देखता है वो ये देखता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। NHRC ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर फोकस्ड अप्रोच टू एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स इशू। ठीक है, अरेंजमेंट करता है, फोकस्ड अप्रोच रखता है ह्यूमन राइट्स के इशू के लिए। इन्वेस्टिगेट्स करता है एलिगेशंस ऑफ एक्सेस बाय अथॉरिटीज इंडिपेंडेंटली डेमोन्स्ट्रेटिंग द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू सेफगार्ड ह्यूमन राइट्स। अब देखो जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो ज़्यादातर पर्सन टू पर्सन तो होते हैं, जो वो कोर्ट्स में चले जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी ह्यूमंस के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेट करती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन एलिगेशंस भी ये करते हैं। टू कॉम्प्लीमेंट एंड ब्लॉस्टर एग्जिस्टिंग एफर्ट्स एम्ड एट प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। और जो अभी चल रही है, जैसे हमारी सीरीज चल रही है वैसे ह्यूमन राइट्स की भी सीरीज चलती रहती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको भी क्या करना, प्रमोट करना और कॉम्प्लीमेंट करना, यही इनका काम है, NHRC ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इतना इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ऑब्वियस सी बात है, जो भी ह्यूमन राइट के आसपास कुछ भी घूमेगा वो ये काम करेंगी। ठीक है, चलो इसका कंपोजिशन देखते हैं। इसके 2 टाइप के कंपोजिशन, अब ये आ गया ना इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, चलो भाई ये है आपका इंपॉर्टेंट कंपोजिशन, इसी के लिए हमने ये सीरीज में ये चैप्टर डाला। ठीक है, सिर्फ कंपोजिशन पढ़ने के लिए, क्योंकि ये है हमारा इंपॉर्टेंट। चलो कंपोजिशन देखते हैं। फुल टाइम मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स।
फुल टाइम मेंबर्स में हम देखें तो देखो, फुल टाइम मेंबर्स में एक तो चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन में कौन है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है यहाँ का चेयरपर्सन? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों रखा है? क्योंकि भाई ये नॉलेज से भरपूर आदमी है, इसने इतने केसेस देखे हैं जितने आपने नहीं देखे या कोई और नहीं देख सकता, रिटायर्ड सीजीआई। तो इसलिए इसको यहाँ पे चेयरपर्सन रखा गया है ताकि ये क्या कर सके, जो ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं उसके ऊपर अच्छे से देखरेख करके आगे बढ़ा सके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसलिए इसको चेयरपर्सन रखा गया है। ठीक है, कभी कभार अगर आपको पता नहीं होता है और ऐसे उसमें आ जाता है आपके ऑप्शन में रिटायर्ड सीजीआई, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि यार ऐसी हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए और रिटायर्ड सीजीआई से एक्सपीरियंस बंदा कोई हो नहीं सकता। ठीक है, और वो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए। चलो अब एक है इसमें 1 मेंबर रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रहता है, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसके अंदर रहता है, और 3 मेंबर ऑफ एटलीस्ट 1 बी वुमेन। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूजन डाल दिया है वुमेन का, क्योंकि भाई ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स वुमेन के ही होते हैं, डिग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक वुमेन का इंक्लूजन डाल दिया है कि एटलीस्ट 1 बी वुमेन। ठीक है, तो फुल टाइम मेंबर्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब आते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, इसको देखते हैं। ठीक है, चलो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में चेयरपर्सन्स होते हैं यहाँ पे, और किस किस कमीशन के यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का यहाँ पे चेयरपर्सन प्रेजेंट होगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का यहाँ पे कमीशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरपर्सन यहाँ पे प्रेजेंट होगी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरपर्सन यहाँ पे होगा, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का भी चेयरपर्सन यहाँ पर मौजूद होगा। अब आप ये चीज़ से दिमाग लगाओ कि यहाँ पे वही चेयरपर्सन प्रेजेंट हैं जिनका ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता रहता है। जैसे कि मान लो शेड्यूल कास्ट वालों का होता है, शेड्यूल ट्राइब्स का होता है, वुमेन्स का होता है, माइनॉरिटीज़ का होता है, बैकवर्ड क्लासेस का होता है। हाँ भाई, जनरल लोगों का भी होता है, लेकिन ऐसे कोई कमिटी बनाई नहीं गई है सर। ठीक है, तो ये जो कमिटीज़ बनाई गई है इनके खिलाफ जो ह्यूमन राइट वायलेशन है वो ज़्यादा होता रहता है, तो इनके चेयरपर्सन्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो आगे, चलो अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस हम देखते हैं। ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मेंबर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन करता है अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट जी करते हैं सर, प्रेसिडेंट जी। ठीक है, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए हाई लेवल कमिटी। ठीक है, और रिकमेंड कौन करता है? प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिकमेंड कौन करेगा? रिकमेंड कौन करेगा भाई? एक हाई लेवल कमेटी रिकमेंड करेगी कि कौन यहाँ पे मेंबर्स बनने लायक है। ठीक है, तो चलो भाई, कमेटी में कौन कौन होता है? एक तो पीएम होता है जो यहाँ का चेयरपर्सन होता है, एक स्पीकर होता है किसका? लोकसभा का, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इसके अंदर है, लीडर ऑफ अपोजिशन इसके अंदर प्रेजेंट है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा इसके अंदर प्रेजेंट है, और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसके अंदर प्रेजेंट है। तो देखो ये हाई लेवल कमेटी कितनी हाई लेवल की है। ठीक है, देखो इसलिए यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के लिए भी आपको ये वाली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मैंने ही बढ़ाया है कि हाई लेवल कमेटी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी आप देख लो कि हाई लेवल कमेटी में कौन कौन प्रेजेंट होता है। ये रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो हाई लेवल कमेटी में हमारा पीएम आ गया, स्पीकर आ गया लोकसभा का, और डेप्यूटी चेयरमैन आ गया राज्यसभा का, होम मिनिस्टर आ गया, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे हाई पावर कमेटी। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट। टर्म एंड रिमूवल देख लो, टेन्योर 3 ईयर्स और 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर। अब देखो यहाँ पे टेन्योर भी उनको 3 ईयर्स का दे रखा है, मतलब फिक्स टेन्योर दे रखा है। क्यों दे रखा है? मैंने तुम्हें बार बार बोलती हूँ, जब फिक्स टेन्योर होता है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट होती है वो बॉडी। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, समझ गए? इसलिए इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। रीअपॉइंटमेंट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। चलो अब इसका रिमूवल प्रोसेस देखते हैं। 2 तरीके का रिमूवल प्रोसेस है, या तो रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट या रिमूव बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द शेड्यूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, SC इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखा है। ठीक है, SC इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जब भाई ऐसे कुछ 2-3 रीजंस हैं जहाँ पे से प्रेसिडेंट खुद के डिस्क्रिप्शन से भी निकाल सकता है, जैसे कि कोई मेंबर है जो बैंकरप्ट हो गया है, कंगाल हो गया है, पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, कहीं और से पैसा कमा रहा है, मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी है। ठीक है, और कोई मॉरल टर्पाइड आ गया है, उससे कन्विक्टेड है। ठीक है, तो वो रिमूवल प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा।
एक यहाँ पे एक और चीज़ आ गई है कि कोई मोरल टर्पाइड है ऑफिस में इन्वॉल्वमेंट में, तब भी इसको निकाल देंगे। मतलब मेंटली और फिजिकली कैपेसिटी के अलावा मोरल टर्पाइड में भी ये निकाल सकते हैं सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट जब उसको रेफर करेगा रुको रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर रेफरेंस टू द सुप्रीम कंडक्ट इनवैलिड द प्रेसिडेंट कैन रिमूव ऑन इट्स रिकमेंडेशन। हाँ ठीक है, तो मोरल टर्पाइड यहाँ पर आ गया, ये वाला पॉइंट आप हटा दो, है ना, ठीक है, ये 3 पॉइंट ही रखो, ठीक है। अब देखो कोई भी अगर मिसबिहेव होता है, मिसबिहेवियर होता है, ठीक है, कोई भी मिसबिहेवियर होता है मेंबर के द्वारा और फिर वो रेफर किया जाता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, एक इन्वेस्टिगेशन चलाती है, ठीक है, वो देखती है सुप्रीम कोर्ट कि हाँ भाई कोई मेंबर ने सच में मिसबिहेव करा है कि नहीं करा है, ठीक है, मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट, ठीक है, 2 वर्ड, ठीक है, ये करा है तो किसके पास जाएगा मैटर, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या चलाएगी, एक इन्वेस्टिगेशन चलाएगी। इफ वैलिड द प्रेसिडेंट कैन रिमूव ऑन इट्स रिकमेंडेशन, है ना, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन वैलिड निकलती है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रेसिडेंट उसको निकाल देगा। मुझे एक बात बताओ कि जो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन होगी कि गिल्टी है कि नहीं है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि नहीं है, ये बताओ तुम तो मुझे। इतना लेक्चर्स के बाद ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, सब पर मतलब बोलते ही आंसर आ गया होगा कि हाँ भाई यस बाइंडिंग है, ठीक है, बाइंडिंग है, बाइंडिंग है, बाइंडिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिमूवल प्रोसेस भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस पॉइंट को भी हटा देना, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। डिक्लेयर बैंकरप्ट, पेड एम्प्लॉयमेंट या मेंटली और फिजिकली इनकेपेबल को ही ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो भाई अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले एक बार वापस से रिवाइज करते हैं ओके। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखो इसका टॉपिक देखकर लग रहा होगा क्या लग रहा होगा कि यार ऐसे छोटा सा टॉपिक ही क्या ही आएगा, लेकिन जब मैंने आपको टॉपिक पूरा पढ़ा आपको समझ में आया क्या क्या इसके अंदर छुपा हुआ था राज, ठीक है। राज देखा आपने, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट ह्यूमन राइट एक्ट से ये बना हुआ है 1993, ठीक है। इसके फंक्शंस ऑब्जेक्टिव्स तो अपन को पता ही है। सबसे मेन आता है इसका कंपोजिशन, फुल टाइम मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो में चेयरमैन आते हैं उन लोगों की जहाँ पे क्या होता है ज़्यादातर ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, जैसे नेशनल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन्स, ठीक है, यहाँ पे, और ये माइनॉरिटीज़, इनके चेयरमैन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और फुल टाइम में क्या होगा, चेयरपर्सन कौन होता है, रिटायर्ड सीजीआई होता है, 1 मेंबर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट, 1 मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, रिटायर्ड वो भी, ठीक है, सारे रिटायर्ड, और 3 मेंबर और उसमें से 1 वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने ये करने के बाद हमने सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एक हाई मेंबर कमेटी होती है, ठीक है, हाई पावर्ड कमेटी होती है, और उसके अंदर देखो कितने हाई पावर्ड लोग हैं, पीएम है, उसके अंदर अपोजिशन का लीडर है, बहुत राज्यसभा एंड लोकसभा का इसके अंदर अपोजिशन के हैं, स्पीकर है और डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, स्पीकर है लोकसभा के, होम अफेयर मिनिस्टर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हाई मेंबर कमेटी हो गई है, ठीक है। टर्म हमने देख लिया 3 इयर्स, और टर्म फिक्स क्यों है मैंने बताया था कि टर्म फिक्स कब होता है, जब फिक्स्ड तब होता है जब एक बॉडी या एक जो भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी कोई भी बॉडी या कोई भी पर्सन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको इंडिपेंडेंस उसके इंश्योर करने के लिए उसका टेन्योर क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट इसमें एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है। इसका रिमूवल देखा हमने कि भाई अगर प्रेसिडेंट बैंकरप्ट, कोई भी मेंबर बैंकरप्ट हो गया, बाहर से पैसा कमा रहा है या वो फिजिकली और मेंटली अनफिट है, तो उसको प्रेसिडेंट खुद निकाल देगा। लेकिन अगर उसने मिसबिहेव करा है या मिसकंडक्ट किया है तो उसकी इंक्वायरी कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी, और वो इंक्वायरी में अगर वो गिल्टी पाया गया तो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग हो जाएगा वो डिसीजन, और प्रेसिडेंट को उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिविजन, और फटाफट से हम क्वेश्चन करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज़, ठीक है, सबसे पहला चेयरपर्सन हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। नहीं भाई, चेयरपर्सन कौन है, सिंपल सी बात है, चेयरपर्सन कौन था, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये था चेयरपर्सन। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तो देखो अगर फर्स्ट हटा दे तो आंसर वैसे भी 4th आ रहा है, लेकिन चलो और पढ़ते हैं। 1 मेंबर हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाँ। 1 मेंबर हु हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाँ, है ना, ये दोनों भी रिटायर्ड है
हैज़ बीन का मतलब क्या होता है, रिटायर्ड, ठीक है, हैज़ बीन, ठीक है। 2 members of to be appointed from amongst persons having knowledge of और practice experience in matter related to human rights। हाँ भाई, ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो गया है 2, 3 एंड 4, आंसर नंबर 4। तो देखो जिस तरीके से मैंने आज आपको पढ़ा, आपने देखा होगा कि इतने से टॉपिक में इतना बड़ा अंदर से माल मसाला निकलता है, और वो पढ़ने की चीज़ होती है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो देखो भाई, ये सीरीज़ आपको ऑब्वियसली पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो बेसिक जो आपका है वो पूरा अच्छे से एकदम स्मूथ आउट हो जाएगी, ताकि आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन निकले एज पर द नीड ऑफ यूपीएससी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंसिस्टेंट रहो।